वेलकम वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है और लेक्चर 3 करेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग लेक्चर 2 हम लोग रेसिस्टेंस के इफेक्ट और फैक्टर इफेक्ट के बारे में उसके पढ़ के छोड़े थे और एक नंबरिकल किए थे। लेक्चर 3 वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस के बाद आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या है हम लोग समझेंगे। हम लोग पहले देख चुके हैं रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे तो R इक्वल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो R इक्वल टू रो एल बाई ए आ जाएगा। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, रो बोलते हैं। और इसी कांस्टेंट रो को हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसी कांस्टेंट रो को हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेसिस्टिविटी छूट गया था, उसी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, और जो आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए, और जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है हम लोग जानते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट रो है वो आया। रो को हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो L बाई ए। अब हम लोग को यहाँ से रो मिल जाएगा। क्या रो का फॉर्मूला मिलेगा, देखिए रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। रो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट देखते हैं, इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, हम लोग रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से 1 मीटर खत्म, क्या आ गया, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, आगे समझ में रेसिस्टिविटी क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। जो हम टॉपिक डालें कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, हम लोग क्या जानेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सर्किट में करंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। हम लोग अभी तक देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट को मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ लेक्चर से ये भी इधर पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो क्या रेसिस्टेंस करंट को सर्किट में डिपेंड नहीं कराता है, कराता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कराता है और हमारा रेसिस्टेंस भी करता है सर्किट में करंट को इफेक्ट। इसी चलते हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। हम लोग अपने यूजेस के हिसाब से रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं दो बेस से, सबसे पहले सीरीज और दूसरा पैरेलल। जब हम लोग किसी रेसिस्टेंस को इंड टू इंड ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक रेसिस्टेंस यहाँ है और एक रेसिस्टेंस यहाँ है, तो ये इंड टू इंड मान के चलते ये पॉइंट है, इंड टू इंड ज्वाइन हो रहा है, इंड टू इंड ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज रेसिस्टेंस। लेकिन अगर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं किसी दो पॉइंट से, मान के चलते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक सीरीज ऐसे कनेक्ट हुआ, एक सीरीज ऐसे कनेक्ट हुआ, एक सीरीज ऐसे कनेक्ट हुआ, तो ये कैसा है, पैरेलल है। हम यहाँ पे डेफिनेशन में लिखे हैं, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इंड टू इंड। अगर एक रेसिस्टेंस या एक से ज़्यादा रेसिस्टेंस को हम लोग इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं तो वो रेसिस्टेंस कैसे रहता है, कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन जब हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, बिटवीन द सेम टू पॉइंट, कोई दो पॉइंट के बीच में, तब वो रेसिस्टेंस कैसा होता है, पैरेलल होता है। अब समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, दो बेसिस सीरीज और पैरेलल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हमसे सबसे पहले दो बेस से, सबसे पहला कौन, सीरीज और दूसरा पैरेलल। ठीक है, रेसिस्टेंस को दो बेस से कनेक्ट करते हैं, सीरीज और पैरेलल। हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान चलिए कोई 2 ओम का और कोई 4 ओम का रेसिस्टेंस है जो कनेक्टेड है सीरीज में। तो तीसरा आर, इसका मतलब टोटल आर क्या होगा? तो सिंपल है, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अगर सीरीज में रहा तो मतलब 2 प्लस 4 मतलब कितना? 6 ओम। कितना आ गया रेसिस्टेंस इसका? टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम। एक रेसिस्टेंस है 2 ओम, एक रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अगर एक और होता तो क्या हो जाता? आर थ्री। मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो आर 2 दिया हुआ और एक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू, 2 प्लस 4 6 ओम। अब कैसे, किस में रहेगा? तो अगर ये सीरीज में है तब कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। देखो, अगर पैरेलल में, अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में, एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम है और एक 12 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? इसका होता है फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एक R1 कितना दिया है? 6 ओम, 1/6 1/12। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/4। 1/4 मतलब 1/R इक्वल टू कितना आया? 1/4 ओम। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 ओम। ये ऐसे कब करना है? जब कैसा हो? कॉम्बिनेशन पैरेलल हो। और सीरीज हो तो क्या करना है? R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग इसमें क्या पढ़ लिए? रेसिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग किसी भी अप्लाइंसेस को अगर इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। वो कंज्यूम कर रहा है मतलब कोई वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक आया समझ में? अगर हम लोग किसी को इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर समझते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। मतलब पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। मतलब पावर क्या है? वर्क डन बाय टाइम है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक पावर, पावर सिंपल एकदम समझने के लिए, पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। हम इलेक्ट्रिक पावर का प्योर डेफिनेशन लिखें, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। समझिएगा, और करके लिखे, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क का रेट डन होने का, इलेक्ट्रिक पावर का डन होने का रेट या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने का रेट। हम पहले ही क्या बताएं कि अगर कोई अप्लाइंसेस है, अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? उसको यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। इसी कारण लिखा है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। मतलब कि वो जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या फिर जिस रेट से वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। आई थिंक क्लियर। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। क्लियर है? पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पावर ऐसा यूनिट इज वाट। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, ये समझाते हैं। बेट पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू VIT होता है कि नहीं होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है VIT, पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है VIT। अब हम लोग वर्क डन की जगह पे
आई टी भी लिख सकते हैं और टाइम का टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। टी से टी खत्म हो गया तो पावर का क्या फॉर्मूला आ गया, v इंटू आई, मतलब p इक्वल टू वी आई। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई तो आप लोग सब जान रहे हैं, करंट। ठीक है, ये मेथड है पावर को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले हम क्या बताएं, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने का रेट को इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, मतलब W बाई टी। अभी हम बताए थे W बाई टी। वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VIT या फिर V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। ठीक है, तो हम लोग वर्क की जगह W की जगह पे क्या लिख दिए, VIT। क्या पुट किए, VIT। टी से टी खत्म हो गया, VI, मतलब पावर इक्वल टू V इंटू आई। हम लोग का एक नया फार्मूला मिला, याद करेंगे, P इक्वल टू V इंटू आई, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बताते हैं। हम लोग एक फार्मूला देखे कैलकुलेट करने पावर, अब दूसरा फार्मूला देखते पावर के लिए। अभी हम लोग क्या पढ़े, पावर इक्वल टू वी आई। अभी हम लोग पढ़े पावर इक्वल टू वी आई। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अभी हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर। तो हम लोग V की जगह आई आर पुट करेंगे। V की जगह क्या पुट कर रहे हैं, I इंटू आर इंटू आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, पावर का फॉर्मूला W बाई टी। फिर W की जगह क्या पुट किया, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, मतलब V इंटू क्यू। तो क्या पुट किया उसकी जगह, VIT। तो हम लोग को क्या मिला, पावर इक्वल टू VI, एक फार्मूला मिला। अब हम लोग V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, तो V की जगह पे हम लोग क्या पुट किए, आई आर। तो आई आर इंटू आई, आई में आई से गुना आर, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब पावर का एक और फार्मूला आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना फार्मूला है। पहले ये एक हो गया, एक इससे पहले था और एक और, पावर इक्वल टू V इंटू आई। आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। ये भी हम लोग ओम्स लॉ में देखा है, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। अब हम लोग आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, V बाई आर। तो P इक्वल टू V इंटू आई की जगह क्या लिखें, V बाई आर। तो पावर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। समझ में आया ये क्या किए, आई बराबर V बाई आर। भी आई की जगह V बाई आर पुट किए तो V स्क्वायर बाई आर। समझ में आया। पावर कैलकुलेट करने का कितना फॉर्मूला, एक P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, और एक फार्मूला है P इक्वल टू वी आई, और एक फार्मूला है P इक्वल टू W बाई टी। 4 फार्मूला हो गया टोटल पावर के लिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, अगर करंट पूछा, पावर, अगर करंट दिया हुआ है और कुछ पावर पूछा तो ये भी निकल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है तब भी पावर निकल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट दिया तब भी सिंपली पावर निकल सकता है। वर्क डन बाई टाइम दिया तब भी पावर निकल सकता है। मतलब कुछ भी अब दिया हुआ है, पावर निकालना बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, ठीक है, हम लोग अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग अब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग समझते हैं हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, when an electric current is passed through a high resistance wire like chrome, the resistance wire become very hot and produce heat. This is called heating effect of electric current. हम लोग अब समझते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कोई वायर से, कोई वायर मतलब हाई रेसिस्टेंस वायर जैसे नाइक्रोम ले लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कोई एक हाई रेसिस्टेंस वायर से, तो वो जो वायर है वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है हीट। और वो जो प्रोड्यूस करता है हीट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट अब अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कोई भी कंडक्टर है जो हाई रेसिस्टेंस है, ठीक है, मान के चलते हाई रेसिस्टेंस, अगर हम लोगों को कोई वायर लेना है तो नाइक्रोम को ले लेते हैं,
उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या होगा, उसका वायर थोड़ा हॉट हो जाएगा, और हॉट होगा और वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मान चलते कोई कंडक्टर है, हाई रेसिस्टेंस कंडक्टर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? उसमें करंट फ्लो हो रहा है, कोई एक वायर है, कोई कंडक्टर है, हाई रेसिस्टेंस वायर है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो रेसिस्टेंस है उस करंट को रोक रहा है, लेकिन जो करंट है वो वर्क तो कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? क्योंकि उसमें फ्लो हो रहा है, तो वो एक वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट। तो रेसिस्टेंस, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पढ़ते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टेंस सेम रोल निभाता है। मान चलते कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसमें कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, हाई रेसिस्टेंस कंडक्टर है, उसमें रेसिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस उसको रोक रहा है फ्लो होने से। तो जब रेसिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट को फ्लो होने से कौन रोक रहा है, रेसिस्टेंस रोक रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट तब भी फ्लो हो रहा है रोकने के बावजूद। तो ये वर्क तो कर रहा है ना, किसके किसके अगेंस्ट जाके, रेसिस्टेंस के। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो कोई अगर कंडक्टर में वर्क हो रहा है तो उसको Q इंटू भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू Q बाई टी, मतलब Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 इसको 2 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 2 से दोनों को पुट करते हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू यहाँ पे आई टी लिख सकते हैं, यहाँ पे V की जगह आई आर लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर टी। ये समझ में आया, कोई एक कंडक्टर है, हम पहले ही समझा, कोई कंडक्टर जिसमें रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो रेसिस्टेंस उसको रोक रहा है। जब रेसिस्टेंस रोक रहा है लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक करंट तो वर्क किया ना, तो उसी कंडक्टर का हम वर्क लिखें। तो वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू भी। Q बराबर भी पढ़ चुके हैं, आई टी होता है, और V ओम्स लॉ हम लोग को क्या दिया, आई आर। तो Q की जगह आई टी पुट किया और V की जगह आई आर पुट किया, तो क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जब कोई कंडक्टर में 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, आर रेसिस्टेंस उसमें है और टाइम t सेकेंड से, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या उसको बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या देता है, सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देता है, जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली, जो उसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आर का, और डायरेक्टली किसका प्रोपोर्शनल होता है, टी टाइम का। तो क्या हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, वो सब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा नहीं पैदा करते, जिससे ज़रूरत होता है उससे ही। जैसे कि फैन में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही है, ये भी एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंस है, ये भी वर्क डन कर रहा है। वर्क डन ज़्यादा, इसका एनर्जी किस में, ये फैन है, घूम घूम के हम लोग को हवा दे रहा है, तो इसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कंज्यूम हो रहा है, हम लोग को हवा प्रोवाइड करने में। थोड़ा स्लाइटली एकदम फील होता है, अगर बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है तो थोड़ा हीट होता है। लेकिन अगर आयरन है, क्या आयरन को हम लोग जैसे ही प्लग में लगाते हैं, उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जैसे ही देते हैं स्विच, वो वर्क करता है, लेकिन इसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो हाई रेसिस्टेंस जो भी हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है, अब हम लोग लाइट जलता है वो है प्रिंसिपल, ओवन में खाना बनता है वो केटली जो हॉट करता है टी को, वो ये सब क्या है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा क्लास 10 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया चैप्टर अगला कोई भी फिजिक्स बायो या केमिस्ट्री से लाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए।